एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है कि जो दुनिया में हालात हैं और ख़ित्ते में हालात हैं, हमारे जो अंदरूनी हालात हैं, जो घर में आग लगी हुई है, इसके अंदर ये डिस्कनेक्ट है, क्या करें? देखें, एक तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट भी करेंगी और कर भी स्टार्ट भी हो गया। जो भी फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ्स के हवाले से लिया है उसमें इस वक्त तो अनसर्टेन सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने वो तो कर दिया 90 डे का के लिए रोक दिया है, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है सब इंडिया, बांग्लादेश, जो भी हमारे कंपेटिटर्स हैं वो भी आगे। आज एक रिपोर्ट आई पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, जिसके मुताबिक अगर सब ऐसे ही रहा जो आगे लगता है तो पाकिस्तान तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, तो तकरीबन हमें 1.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, लॉस होगा एक्सपोर्ट्स में। तो जाहिर सी बात है वो बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम उसको फिर पूरा कहाँ से करेंगे। तो एक तो वो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, और फिर ये भी नहीं पता कि जो ये सारा जो माहौल बनेगा, ये ट्रेड वॉर जो है, इसमें फिर हम किस तरह से पिसे जाएंगे, क्योंकि अभी तो यूरोप को नहीं पता, चीन को नहीं पता, साउथ कोरिया, जापान सब परेशान है। सो पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले ही इतनी इश्यूज हैं उसके। जो आपने इंटरनल सिचुएशन बात की, अगर हम उस हवाले से, अगर इकोनॉमी के हवाले से देखें, आपने कहा पंजाब में वो जो सपोर्ट प्राइस है वो आईएमएफ के प्रेशर के तहत है। आईएमएफ के, देखें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए और हमें एम्फसाइज करके कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो भी फैसला साजी करने वाले हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, और हमने सब कुछ दे दिया है आईएमएफ। एक ज़माने में हम बड़ा इमोशनल होकर रिएक्ट करते थे कि जी हमारी सोवरेनिटी का क्या बनेगा, बट वो तो सबके सामने डिस्प्ले हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब खुद भी ये जब कहते हैं कि जी हम ये करना चाहते थे लेकिन हमें आईएमएफ ने मना कर दिया, जब वो आईएमएफ वाले चीफ जस्टिस से जाके मुलाकात करेंगे और दूसरे इदारों के सरबराहों से मिलेंगे जिनका कोई डायरेक्टली इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जाहिर सी बात है परेशानी तो है। सो हमारे पास कोई सोवरेनिटी नहीं है। इट इज़ ऑल अप टू व्हाट आईएमएफ डिसाइड्स फॉर पाकिस्तान, कि वो कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करना चाहते हैं, और सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान को कैसे रन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप सपोर्ट प्राइस के चक्कर से बाहर निकलें, विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट कि जी जो फार्मर्स हैं और ये बैकबोन है एग्रीकल्चर हमारी, कि अगर उनको वो सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी और कम कीमत पर उनको बेचने पर मजबूर करेंगे, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो लास्ट ईयर एक बेनिफिट ऑफ डाउट हुकूमत को ये था कि वो अभी आए थे नए मार्च 2024 में हुकूमत ली थी, तो एक एक्सक्यूज़ था कि जी अभी हमने तैयारी नहीं की, हमें पता नहीं था, इन सो ने बोथ। बट अब तो जाहिर सी बात है वो तमाम मराइल से गुजरने के बाद मैं ज़ुबैर इसमें अपने नाज़रीन को ऐड करूं, आप तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि इस वक्त जो है दुनिया में जो गंदम की प्राइस है, क्योंकि पिछले साल हमने गंदम की वादा करके उनके साथ सपोर्ट प्राइस 3800 की नहीं दी थी, वो 2000 से 2500 के दरमियान बेचते रहे। उसकी वजह से हमारी इस दफ़ा 6% की जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की वो 1% पे आ गई है। सो हमारी सारी फसलें और कपास भी और गंदम भी अभी तो कह रहे हैं ये सारी सफ़र हुई। इस वक्त दुनिया में जो ज़ुबैर, जो मैं आज चेक कर रहा था कि जो रेट चल रहा है वो $265 पर मीट्रिक टन है। ये पाकिस्तानी हिसाब से लगाया जाए तो अगर हमने कम से कम जो दुनिया में प्राइस है वही दी जाए तो ये कोई 2800 के करीब तो इनको वो बाहर से मिलेगा। उसके बाद उस पर फ्रेट चार्जेस, कार्गो हैंडलिंग, फिर जो है लोकल ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस वगैरह डाल के ये 3500 से 3800 की ही कॉस्ट करेगी। अभी तो कह रहे हैं वो कि हमें जो है, शायद मिनिस्टर साहब सुन रहा था तनवीर साहब को, वो कह रहे थे इस दफ़ा हमारे पास गंदम काफ़ी है मगर बाद में कई दफ़ा इम्पोर्ट करनी पड़ जाती है। सो बाहर का जो रेट है कम अज़ कम वो देना चाहिए। इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल 3800 ही मन जो है दे रहा है, बल्कि कई सूबे जिन्होंने ज़्यादा ग्रोथ की है उनको बोनस भी दे रहा है, और दुनिया भर में ज़राअत जो है वो की जाती है सब्सिडाइज। प्लीज़ जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। सो ज़राअत पंजाब में जाहिर सी बात है दूसरे इश्यूज़ के अलावा ज़राअत का सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपने सिंध के हवाले से कहा तो मैं ये ज़ाहिर है कराची में बैठ के हमारी मुलाकातें भी होती हैं, इसमें दो मेजर फोर्सेस हैं जो अप इन आर्म्स हैं। एक तो सिंध नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं
जो कि उनको एक जाहिर है इसको वो पॉलिटिकल इशू के तौर पर भी आगे लेके जा रहे हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम देयर वे, और जेन्युइनली भी वो फील करते हैं कि जी ये अगर कैनाल्स को बनने दिया गया तो इससे सिंध का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी मजबूर है, पीपल्स पार्टी एक तरफ इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहती, पीपल्स पार्टी के सदर साहब पहले हाँ भी भर चुके हैं इस मामले में, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर घर बैठती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती और सड़कों पर नहीं निकलती इसके खिलाफ, तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी स्टार्ट लूज करना शुरू कर देती है अपना पॉलिटिकल बेस जो सीरियस सिंध है। तो पीपल्स पार्टी भी रिएक्ट कर रही है एंड दैट इज द ऑब्वियसली इट विच मीन्स कि सिंध के अर्बन और रूरल एरिया सब मिल के इस चीज़ पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सर्वे आप करवाएंगे सिंध पे इंटीरियर या अर्बन सेंटर पे, तो तकरीबन 90% शदीद इख्तलाफ है इस फैसले से, कैनाल्स के फैसले से। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से जाके हल होगा और क्या होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आमिर कि पीपल्स पार्टी जैसे खेलती है, डबल गेम खेल रही है। यूसुफ रजा गिलानी से जब पूछा गया कैनाल्स के मामले में तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे और यहाँ जाहिर है पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, तो यहाँ की पीपल्स पार्टी बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ लेके चल रही है। और यही मुस्लिम लीग की तो प्रेजेंस यहाँ नहीं है सिंध में, सो दे डोंट हैव टू वरी। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लार्जर पिक्चर देखे PMLN, तो पंजाब को सेक्रीफाइस ये उस हवाले से PML लीडरशिप को उनके लिए इतनी डाउनसाइड नहीं है कि अगर वो अबंडन करते हैं इस फैसले को, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध नेशनलिस्ट पार्टीज के लिए, पूरे सिंध के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा चैलेंज है कि वो मेरे ख्याल सिंध ये पीपल्स पार्टी फंस गई है जहां ये जो डबल गेम काफी अरसे से वो खेल रही थी पॉसिबल नहीं है, या ये करना पड़ेगा या खुल के आना पड़ेगा, और ईदर वे उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा इससे निपटना। मगर ये डबल गेम जो है PTI भी ये मादनियात के मसले पे KP पे भी मैंने कहा जरा आपका ओपिनियन ले लें। PTI का भी ये जो बड़े दावे तो कर रहे हैं कि जी हम ये जलसा जुलूस करेंगे ये सारे, मगर उनके यहाँ भी एक तबका है जो कह रहा है कि जनाब ये मादनियत का बिल रोक लिया जाए और जब तक ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती इमरान खान की रिहाई तक है। एक तबका है जो कि ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है, वो कह रहा है बातचीत, और वो भी डबल गेम कर रहे हैं, दोनों तरफ से ये मिला जुला के इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए PTI को ये समझना चाहिए कि वो जितना भी खुश करें और ये बिल भी पास कर दें, उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। आई थिंक अगर PTI को अभी तक ये समझ नहीं आई है, कितनी दफ़ा पहले ऐसे हुआ है जिसमें इमरान खान के साथ जाके उन्होंने सुबह 7 बजे अमीन गंडापुर को भेज के कोई जो भी उनका प्रोटेस्ट था उसको कैंसिल करवाया, पोस्टपोन कराया, या दूसरे जी बातचीत चल रही है। अगर मैं थोड़ा सा सेंस यूज़ करता हूँ तो मैं आज से 1 साल पहले भी और अब तो और ज़्यादा मैं इस चीज़ पर मौके पर हूँ कि इमरान खान को कोई स्पेस नहीं मिलेगी। सो व्हाई वुड दे गो एंड टेक सच अ हाई रिस्क बाय अलाउइंग सम स्पेस से मेरा मतलब ये है कि इमरान खान को छोड़ें कि जी आप अच्छा बिल पास कर दें, तो मिलेगा क्या इन रिटर्न? व्हाट विल ही गेट? हाँ, अपने अगर उसके बेसिस पर, कोर्ट्स के बेसिस पर, अपनी सच्चाई के बेसिस पर अगर वो रहा होते तो बिल्कुल जाहिर सी बात है नो वन विल हैव एनी ऑब्जेक्शन। बट अगर PTI ये समझती है कि उनको ये कोर्ट से कोई फैसला अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। अगर एक फैसला होगा इमरान खान के फेवर में तो फौरन उसी दिन एक और केस में उनको पकड़ लिया जाएगा, कोई तो उनकी राय मुमकिन नहीं है। PTI हैज़ टू थिंक थ्रू। अगर वो जो तबका है जो कि सॉफ्ट है, डरता है, बेसिकली यही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि जी हम फिर हाउ विल वी स्टैंड अप टू एस्टैब्लिशमेंट, और जाहिर है एक बहुत प्रेशर सिचुएशन भी होती है। और फिर उनको ये भी देखना चाहिए कि इमरान खान के पास सिर्फ एक ही एसेट है, वो उसके लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं, और लाखों करोड़ सपोर्टर्स से अगर राय लेंगे थ्रू सोशल मीडिया तो वो नहीं चाहेंगे कि ये KP की हुकूमत बिल पास करवाए। सो उसको भी नाराज करेंगे, स्पेस भी नहीं मिलेगी। मगर यही सूरत हाल उनकी यहाँ, ये बड़ा उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये US कांग्रेस में आएंगे और उसके बाद वो है मुलाकात इमरान खान से करेंगे, और वहाँ वो एक किस्म का अबाउट टर्न ही हो गया है और इनकी आपस में ही लड़ाई चल रही है कि जी मुलाकात करनी चाहिए थी, कुछ लोग मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं तो क्यों मिले हैं, जो नहीं मिले तो वो क्यों नहीं मिले। ये मामला इनकी ज़रूरी तकसीम ही नहीं ख़त्म होती।
ये देखे ना, ये पीटीआई का जो देखे, मेरी पूरी सिंपथीज पीटीआई के साथ है, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये इस किस्म की थोड़ी बहुत फैक्शनलिज्म और लड़ाई झगड़ा अंडरस्टैंडेबल भी है। उनके कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। उनके चेयरमैन 1.5-2 साल से अंदर बंद है, वाइस चेयरमैन अंदर बंद है। लीडरशिप के टॉप ब्रास जो थी उनको फोर्स करके सियासत ही छुड़वा दी गई, नए लोग आ गए, और वो नए लोग मुश्किल तरीन हालात में सियासत कर रहे हैं। पकड़ धकड़ की सियासत है, कोर्ट्स के पास कोई इख्तियारात नहीं है, पीका लॉ के तहत मीडिया के पास कोई इख्तियारात नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो सम ऑफ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लॉट ऑफ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, सो आई हैव फुल सिंपथीज, बट एट द सेम टाइम बहुत सी चीज़ें वो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे।